सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। बच्चों, आज का टॉपिक है उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब हम लोग यहाँ समझेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है, किस पर आधारित है ना। उत्पादन संभावना वक्र इस विश्लेषण पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन सीमित, यहाँ कह रहा है उत्पादन के साधन सीमित, किंतु उत्पादित की जाने वाली वस्तु में असीमित है। यहाँ पर दो चीजें हैं, साधन सीमित है और उत्पादित की जाने वाली वस्तु जो है असीमित है। फलतः अर्थव्यवस्था को साधनों के वैकल्पिक उपयोगों के बीच चयन करना पड़ता है। इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं कि ये जो है आपका, ये जो दिख रहा है ये लाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, यानी हमारे पास जो ये ए और ई जो लाइन दिख रहा है ये मेरे पास सीमित साधन है। इसके अंदर क्या है कि दो वस्तुओं के संयोग को बताता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है, पीपीसी जो है, दो वस्तुओं के संयोग को बताता है। एक मान लीजिए इधर है वाई वस्तु यानी वाई गुड्स, और इधर मान लेते हैं हम लोग एक्स गुड्स को उत्पादन करना है एक समयावधि में, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग वाई वस्तु का अगर हम ए बिंदु पर उत्पादन करना चाहते हैं तो क्या करना होता है कि वाई वस्तु को त्याग करना पड़ता है। वाई वस्तु का जो उत्पादन होगा वो शून्य होगा। लेकिन अगर हम लोग बी बिंदु का चयन करते हैं, यानी बी पॉइंट्स को या बी विकल्प को चयन करते हैं, तो मेरा एक्स वस्तु का 1 यूनिट उत्पादन हो पा रहा है और वाई वस्तु का जो है 15 यूनिट जो है उत्पादन हो पा रहा है। बस समझिए, अगर हम सी विकल्प को चुनते हैं तो सी विकल्प को चुनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो वाई वस्तु 15 उत्पादित हो रहा था, अब हमें 5 त्याग करके हमें 10 ही उत्पादन करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक्स वस्तु के एक इकाई को बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहता है कि साधनों के वैकल्पिक उपयोग के बीच चयन करना पड़ता है कि आप ए बिंदु पर प्रोडक्शन करेंगे कि बी बिंदु पर करेंगे कि सी बिंदु पर करेंगे कि डी पर करेंगे, या फिर आप ई बिंदु पर प्रोडक्शन करेंगे। जैसे मान लिया जाए अगर हम लोग डी बिंदु को चयन करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम पहले 10 उत्पादित कर रहे थे वाई वस्तु को, अब हमें 5 त्याग करना पड़ेगा। यहाँ पर चेंज इन क्या करना पड़ रहा है हमको, वाई करना पड़ रहा है, यानी वाई का उत्पादित में हमें परिवर्तन करना पड़ रहा है, माइनस करना पड़ रहा है इसके लिए। तो यहाँ पर जो है चेंज इन एक्स, यानी एक्स वस्तु को प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, प्लस करने के लिए जो है हमें त्याग करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ये विकल्प है, बोल रहा है कि वैकल्पिक उपयोग के बीच चयन करना पड़ता है। किसको? साधनों के वैकल्पिक। आप कौन सा साधन कहाँ पर लगाना चाहते हैं, चलिए आगे और समझ में आएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार वस्तु के उत्पादन के अनेक विकल्प अर्थव्यवस्था के सामने आते हैं। ए बी सी डी, बहुत सारे विकल्प हैं जिन्हें अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाएं कहते हैं। इसमें बहुत सारे उत्पादन की संभावनाएं दिखता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर हम लोग जो है ए बी सी डी और ई, तो यहाँ जो है विकल्प मेरे पास 5 है। इनमें से हमें क्या करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था की उत्पादन की संभावनाएं हैं, है ना, इसी को संभावनाएं कहते हैं। यदि इन उत्पादन संभावनाओं को रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उनके द्वारा बनने वाली रेखा को ही उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। इसी को जो है उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। हम विकल्प को चयन कर रहे हैं, विकल्प को चयन करते हैं और मान लिया जाए कि बी हो या सी हो डी हो, किसी को अगर हम चयन कर रहे हैं और इसके द्वारा जो बनने वाली रेखा होती है, इस रेखा को ही उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। अब यहाँ हम लोग कुछ डिफिनेशन भी देख लेंगे। पॉल समुल्सन ने जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के द्वारा जो है केंद्रीय समस्या का समाधान करने की कोशिश किया है। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं और सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधनों तथा तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। देखिए यहाँ पर कहता है कि दो चीज, साधन और तकनीक। हमारे पास जो है दी हुई साधन और तकनीक, ये और बी लाइन, ये जो है एक अर्थव्यवस्था में दी हुई साधन और तकनीक को, इस लाइन को कहते हैं। अब इस लाइन में हमारे पास बहुत सारे विकल्प आएंगे। विकल्प आएंगे कि मान लिया जाए दो प्रोडक्ट्स, पहले तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में ये समझना है कि ये दो वस्तुओं के संयोग को बताता है, एक्स और वाई। मान लीजिए इधर एक्स वस्तु और इधर जो है वाई वस्तु को बताता है। तो अगर मान लिया जाए यहाँ 5, 10 और इधर हम 15 मान लेते हैं। अगर मान लिया जाए हमें 15 वस्तु वाई का उत्पादन करना है तो हमको एक क्या करना पड़ेगा, एक्स वस्तु का उत्पादन करना पड़ेगा। यदि अगर वाई का 10 इकाई उत्पादन कर रहे हैं तो एक्स का क्या करना पड़ेगा, 2 उत्पादन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम धीरे धीरे जो है वाई के उत्पादन को हम घटा रहे हैं 15 से 10, तो कहीं ना कहीं एक्स का जो उत्पादन जो है मेरा बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें से हमको चयन करना है कि हमें ए विकल्प लेना है कि बी विकल्प लेना है कि सी लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिए हुए साधनों की तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार, इसमें जो है फुल इम्प्लीमेंट, इस लाइन में अगर कोई अर्थव्यवस्था उत्पादन करता है तभी जो है पूर्ण रोजगार की संभावना उत्पन्न होता है। पूर्ण रोजगार की संभावना जो है सिर्फ और सिर्फ जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही संभव है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ये याद रखना है। चलिए आगे और भी आपको समझ में आएगा।
यहाँ बोल रहा है कि इस प्रकार उत्पादन संभावना वक्र उन दो या दो से अधिक वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाली रेखा है। देखिए यहाँ पर जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में जो है दो या दो से अधिक विकल्प जो है आपके पास है, ए बी सी, है ना, या फिर इसको हम लोग मान लेते हैं पी और क्यू। तो यहाँ पर भी हम इसको विकल्प मान सकते हैं कि अगर हम मान लिया जाए एक्स वस्तु का उत्पादन ना करके हम सीधा वाई का सिर्फ करेंगे तो पी भी विकल्प बन जाएगा। अगर हम वाई को उत्पादन ना करके अगर हम सिर्फ जो है एक्स वस्तु का उत्पादन करना चाहें तो क्यू भी विकल्प हो जाएगा। तो हमारे पास 1 2 3 4 और 5 विकल्प बन रहे हैं, ठीक है ना। बोला जिन्हें एक उत्पादन संस्थान या अर्थव्यवस्था में दिए हुए साधनों और तकनीकी ज्ञान के द्वारा जो है एक समय विशेष पर उत्पादित किया जाता है। अर्थव्यवस्था में एक वस्तु के उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करना पड़ता है। अब एक चीज और समझना में बोल रहा है कि मान लिया जाए हम पहले से जो है इतना उत्पादन कर रहे होते हैं, मान लिया जाए यहाँ मेरा 10 है और एक्स क्वांटिटी को जो है हम एक उत्पादन कर रहे होते हैं। इधर वाई, इधर वाला जो है वाई को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो एक्स एक्सिस जो है एक्स वस्तु को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक स्थिति बन रहा है कि जब वाई वस्तु का हम 10 इकाई उत्पादन कर रहे होते हैं उस वक्त जो है हमें एक्स वस्तु का 1 इकाई उत्पादन कर रहे होते हैं। जैसे हमको लगता है नहीं कि एक्स वस्तु का उत्पादन हमें बढ़ाना चाहिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 5 कर देते हैं और यहाँ 2 इकाई कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है चेंज इन वाई कर रहे हैं, यानी हम वाई के वस्तु को त्याग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं, यानी और जो है कि एक्स वस्तु को जो है हम क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, यानी इसको हम बढ़ा रहे हैं। तो यही चीज यहाँ पर कहता है जो है संसाधनों और तकनीकी ज्ञान द्वारा एक समय विशेष पर उत्पादित किया जाता है। अर्थव्यवस्था में एक वस्तु के उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, देखिए बोल रहा है कि एक वस्तु के उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करना पड़ता है। हमको एक्स को बढ़ाने के लिए वाई को क्या करना पड़ रहा है, घटाना पड़ रहा है, 10 से 5 आना पड़ रहा है। किसको बढ़ाने के लिए, तो एक्स के 1 इकाई के उत्पादन बढ़ाने के लिए वाई के 5 इकाई को हम त्याग रहे हैं। तो यहाँ कहता है कि बोल रहा है कि एक वस्तु के उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करना पड़ता है। यहाँ बोल रहा है कि यही कारण है कि उत्पादन संभावना वक्र का झुकाव जो है ऊपर से नीचे दाहिने की ओर होता है। हम लोग जो है एक विशेषता भी जान लेते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की विशेषता क्या होता है। मान लेते हैं कि ए बी जो है मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जिसको हम लोग पीपीसी के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए पहला विशेषता एक ऊपर से बाईं की ओर झुका हुआ होता है। पहली विशेषता क्या है कि ये जो है ऊपर बाईं से नीचे दाईं की ओर झुका हुआ होता है। दूसरा विशेषता है कि एक्स वस्तु और वाई वस्तु के बीच जो है ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। कैसा संबंध पाया जाता है, तो ऋणात्मक जो है संबंध जो है पाया जाता है। क्यों, अगर हम एक्स वस्तु को उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो वाई को हमको माइनस करना पड़ता है ना, प्लस एक्स वस्तु को प्लस करने के लिए। और अगर मान लीजिए इधर हम प्लस करना चाहते हैं, इधर बढ़ाना चाहते हैं तो इधर क्या करना होता है, घटाना होता है। इसीलिए जो है एक्स वस्तु के उत्पादन में और वाई वस्तु के उत्पादन में बच्चों ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। तीसरा इसका क्या विशेषता है कि यह जो है नतोदर होता है, नतोदर होता है, कॉनकेव होता है। ये जो है देख रहे हैं कि ये उठा हुआ भाग है, इसलिए इसको कॉनकेव, कॉनकेव का मतलब, कैव का मतलब होता है गुफा, यानी गुफा के आकार का अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो, यानी ये रेखा हो, तो इसको हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहेंगे। इसकी 3 मुख्य विशेषताएं आपको याद रखना है। ऊपर से बाएं की ओर झुका हुआ, ऊपर बाएं से नीचे दाहिनी की ओर झुकी हुई होती है। और दूसरा विशेषता है कि एक्स वस्तु और वाई वस्तु के बीच ऋणात्मक संबंध होता है, ऋणात्मक जो है संबंध होता है, ठीक है ना। और तीसरी विशेषता है ये जो है नतोदर होता है, कॉनकेव होता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ जो है देखिए मान्यताएं क्या है, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं हम लोग देखेंगे। उत्पादन संभावना वक्र को की धारणा निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। उत्पादन के साधनों की स्थिर और सीमित मात्रा, देखिए किसी भी परिवार में हो, परिवार में या फिर अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में समझ रहे ना, सभी जगह जो है वो क्या होता है कि साधन जो है सीमित होता है और उसकी मात्रा भी क्या होता है, एक लिमिट में होता है, ठीक है। इसकी विशेषता है इसकी तो उत्पादन संभावना वक्र की। अब यहाँ पर देखेंगे कि उत्पादन के साधनों की मात्रा में स्थिर और परंतु सीमित मात्रा में उन्हें एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में हस्तांतरित किया जा सकता है। जैसे मान लिया जाए हमारे पास साधन क्या है, एक भूमि मान लेते हैं, भूमि मेरा एक साधन है। अगर हमको यहाँ पर गेहूं उत्पादन नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, हम धान की ओर इसको ट्रांसफर कर देंगे, या फिर हम उसमें मकान बना देंगे, ठीक है, या हम अस्पताल बना देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि
परंतु सीमित मात्रा उन्हें एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में हस्तांतरित किया जा सकता है। जैसे गेहूं नहीं हुआ तो धान लगा दीजिए, धान नहीं तो मकान बना दीजिए, अस्पताल बना दीजिए, स्कूल बना दीजिए, ठीक है ना। तो इसीलिए बोल रहा है कि दूसरे प्रयोग के लिए जो है इसको हस्तांतरित किया जा सकता है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है, उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग है। इसका जो है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है। बोला कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सभी साधनों का पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग किया जा रहा है। जी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहता है कि अगर इस लाइन में कोई वस्तु का उत्पादन करता है तो वह कुशलतम उपयोग कर रहा है, उस साधन को क्या कर रहा है, कुशलतम प्रयोग कर रहा है। अब यहाँ तीसरा कहता है स्थिर तकनीक। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी क्या है, स्थिर होता है। अगर हम लोग मान लिया जाए कैपिटल इंटेंसिव से करें चाहे जो है लेबर इंटेंसिव से करें, हमारे पास जो है उत्पादन की तकनीक क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। एक समय अवधि में जो है उत्पादन की तकनीक क्या होता है, स्थिर होता है। चौथा पॉइंट कहता है कि दो वस्तुओं यानी दो वस्तुएं अध्ययन की सरलता की दृष्टि से यह मान लिया गया है कि अर्थव्यवस्था में केवल दो वस्तुओं या वस्तुओं के दो संयोग का उत्पादन किया जाता है। हमेशा दो वस्तु की बात करते हैं हम, y और x। अगर हम y वस्तु का उत्पादन इतना कर रहे होते हैं, मान लीजिए 10 और इसका 1, और तो यहाँ कोऑर्डिनेशन क्या मेरा बन रहा है, a का कोऑर्डिनेशन क्या बन रहा है या कोरिलेशन क्या बन रहा है, यहाँ पर 1 और 10 का बन रहा है। फिर क्या है कि अगर मान लिया जाए हम x वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, इसको हम 5 कर दिए और इसको 2 कर दिए, तो यहाँ b विकल्प में क्या कोरिलेशन बन रहा है, तो 2 और 5 का बन रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है कहता है कि केवल दो वस्तुओं या वस्तुओं के दो संयोग का उत्पादन किया जाता है। ये अध्ययन की सरलता के लिए था। पॉल सैमुअल्सन जो है अपना केंद्रीय समस्या को समाधान करने के प्रयास किए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देख सकते हैं गेहूं या कपड़ा। मान लिया जाए एक्स वस्तु को हम गेहूं मान लेते हैं और वाई वस्तु को कपड़ा मान लेते हैं, या पूंजीगत वस्तु या उपभोक्ता वस्तु, या हम एक्स को मान लेते हैं उपभोक्ता की वस्तु और वाई को मान लेते हैं पूंजीगत वस्तु, ठीक है। हमेशा जो है पीपीसी जो है दो वस्तुओं के संयोग को बताता है। ये उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता है, ये दो ही वस्तु के बारे में बताता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता। उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता हम क्या बताए थे कि ऊपर बाएं से नीचे दाईं की ओर झुका हुआ होता है, पहला विशेषता। दूसरा विशेषता क्या है इसका कि यह नतोदर होता है, कॉनकेव होता है, उठा हुआ भाग होता है। तीसरा इसकी विशेषता है कि जो है वाई वस्तु और एक्स वस्तु यानी दो वस्तुओं को जो संयोग बताता है, दोनों में कैसा संबंध होता है, तो नेगेटिव स्लोप होता है या नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। ये तीन विशेषताएं जो है उत्पादन संभावना वक्र का है। अब यहाँ देख सकते हैं पहला विशेषता हम क्या बताया, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरा होता है, ऊपर बाएं से नीचे दाएं की ओर गिरा हुआ होता है, ठीक है ना। अभी बोल रहे हैं उत्पादन संभावना वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। हम क्या बताएं अभी, ये ऋणात्मक होता है, ऊपर से नीचे का आने का मतलब ऋणात्मक। अगर यही रेखा ऐसे गया हुआ रहता या ऐसे गया हुआ रहता तो इसको हम लोग धनात्मक मानते हैं, लेकिन यहाँ ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। अब बोल रहा है कि बाएं से दाएं नीचे गिरने का मुख्य कारण यह है कि उपलब्ध सभी साधनों के कुशलतम प्रयोग की स्थिति में दोनों वस्तुओं का उत्पादन एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता है। कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का जो उत्पादन है एक साथ जो है नहीं बढ़ाया जा सकता, ये कह रहा है। अगर मान लीजिए इसको हम 10 मानते हैं, 5 मानते हैं, 2 मानते हैं, ठीक है ना, यहाँ 1 2 3, तो यहाँ पर जो है कि अगर हम 10 जिस समय उत्पादन कर रहे होते हैं वाई वस्तु को, उस समय हम मात्र जो है एक्स वस्तु का 1 कर रहे होते हैं। जब हम वाई के उत्पादन को 5 इकाई घटा देते हैं, तब जाकर के मेरा एक्स वस्तु का उत्पादन 2 इकाई हो जा रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं एक वस्तु के उत्पादन को कम करना पड़ रहा है, तब जाकर के दूसरा वस्तु के उत्पादन में वृद्धि होता है, ठीक है। एक साथ दोनों को नहीं बढ़ाया जा सकता है, एक साथ दोनों को नहीं बढ़ाया जा सकता, यही कह रहा है। अब दो वस्तुओं एक्स तथा वाई में से वस्तु एक्स के उत्पादन तभी बढ़ाया जा सकता है जब दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में कमी किया जाए। जब बोल रहा है कि हम एक्स वस्तु को हम तभी बढ़ा सकते हैं जब वाई को हमको क्या करना होगा, त्यागना पड़ेगा, ठीक है, या कम करना पड़ेगा। 10 से हमको 5 करना पड़ेगा, तब हमको 1 से 2 होगा। 5 से हमको 2 करेंगे तब इधर क्या होगा, 3 होगा। तो कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है कि अगर एक वस्तु का उत्पादन हम बढ़ाना चाहते हैं तो वाई वस्तु के उत्पादन में कम करना पड़ेगा, या हम वाई वस्तु के उत्पादन अगर अधिक करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, तो एक वस्तु के उत्पादन में कमी करना पड़ेगा। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ कहता है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। अभी हमने क्या बताया था, नतोदर होता है। यहाँ देखिए नतोदर का मतलब होता है ऐसे उठा हुआ वाला भाग, ठीक है। और एक होता है उन्नतोदर, तो उन्नतोदर वाला जो होता है ऐसे होता है, इसको कॉन्वेक्स कहा जाता है, इसको कॉनकेव कहा जाता है, कॉनकेव ये वाला हो गया आपका कॉनकेव, और कॉन्वेक्स जो है ये वाला हो गया। इसको इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है, इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है, और इसको जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है। ये ध्यान रखना है कि नतोदर कैसा होता है और उन्नतोदर कैसा होता है, जिसका
नीचे की ओर जो है पतला रहता है या कहिए घुसा हुआ रहता है ना, अंदर की ओर जो है धसा हुआ रहता है, उसको इसको नतोदर कहा जाता है। और जिसका उठा हुआ भाग रहता है उसको नतोदर कहा जाता है। और पीपीसी जो है नतोदर होता है, कॉनकेव यानी गुफा के आकार का होता है, इसकी विशेषता है। यहाँ कहता है कि सभी उत्पादन संभावना वक्र अपने मूल बिंदु के प्रति नतोदर होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जब हम किसी एक वस्तु x का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें दूसरी वस्तु y के उत्पादन का त्याग करना पड़ता है। अभी हम बार बार कह रहे हैं कि अगर मान लिया जाए हम यहाँ 10 इकाई उत्पादन करते हैं y वस्तु का, है ना, और x वस्तु का जो है हम यहाँ पर 1 इकाई उत्पादन करते हैं। अब हमें क्या करना है कि x वस्तु के उत्पादन को बढ़ाना है। तब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर है जो है कि हम 8 इकाई कर देते हैं, इधर 2 इकाई कर देते हैं। तो हमें क्या करना पड़ा, y के वस्तु को हमें कम करना पड़ा, त्यागना पड़ा, तब जाकर के जो है x वस्तु के उत्पादन जो है 1 इकाई से 2 इकाई हो जाता है। जैसे जैसे हम x वस्तु के उत्पादन को बढ़ाना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, y वस्तु के उत्पादन को त्यागना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम 2 आ जाते तो यहाँ हो जाएगा 4, फिर ऐसे जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ऐसे खींच दिया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ कहता है कि जब हम किसी एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें दूसरी वस्तु का उत्पादन का त्याग करना पड़ेगा और एक वस्तु के प्रति अतिरिक्त इकाई के लिए y उत्तरोत्तर अधिक मात्रा हमें त्याग करना पड़ेगा। जैसे जैसे जो है x इकाई के उत्पादन को बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो है y के जो है उत्तरोत्तर अधिक मात्रा हमें त्याग करना पड़ेगा, y वस्तु के उत्पादन को कम करना पड़ेगा, जिसके कारण उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। देखिए यहाँ पर जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है कहता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसा क्यों झुकता है, तो बोला कि जैसे जैसे जो है हम इधर मान लीजिए y वस्तु है और इधर जो है मेरा x वस्तु है, तो क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए हम पहले 10 वस्तु y के 10 इकाई हम उत्पादन कर रहे होते हैं और x का हम 1 इकाई उत्पादन कर रहे होते हैं। अब हमें क्या करना है कि उत्तरोत्तर जो है हम या अतिरिक्त इकाई उत्पादन करना चाह रहे हैं x वस्तु का 2, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है फिर क्या कर रहे हैं हम x वस्तु का जो है उत्पादन हम बढ़ा रहे हैं 2 से 3 इकाई कर दे रहे हैं, 2 से 3 इकाई कर रहे हैं, तो y वस्तु का जो है 8 इकाई से हम 6 इकाई कर दिए। फिर इस तरह जैसे हम घटाते चले जाएंगे, जैसे जैसे जो है x वस्तु का इकाई का हम वृद्धि कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं उत्पादन, वैसे वैसे जो है y वस्तु का उत्पादन को कम कर रहे हैं। यही कारण है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ऊपर से नीचे दाईं की ओर जो है झुका हुआ होता है। यही कारण है उत्पादन समारोह मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। क्यों होता है, तो जैसे जैसे हम x वस्तु की इकाई का उत्पादन बढ़ा रहे होते हैं वैसे वैसे y वस्तु की इकाई को हम कम कर रहे होते हैं। यही कारण है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नतोदर होता है। मूल बिंदु इसको बोला जाता है मूल बिंदु की ओर ये जो है धीरे धीरे जो है झुका हुआ होता है। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर कहता है दूसरे शब्दों में अगर हम समझें, दूसरे शब्दों में उत्पादन संभावना वक्र बढ़ती सीमांत अवसर लागत अर्थात सीमांत रूपांतर दर के कारण मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। अब यहाँ पर एक उत्पादन संभावना वक्र का ढाल क्या होता है, यानी इसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन y, यानी y के उत्पादन में, यानी y वस्तु के उत्पादन को हम घटा रहे होते हैं और प्लस कर रहे होते हैं किसको, चेंज इन x, यानी x वस्तु के उत्पादन को बढ़ा रहे होते हैं। यही जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ढाल होता है। यही जो है मेरा है पीपी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ढाल क्या बताता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बताता है कि जैसे जैसे हम y वस्तु के उत्पादन को कम करेंगे वैसे वैसे जो है x वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा। और यही जो है क्या है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। इसको सीमांत अवसर लागत कहा जाता है अर्थात मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। अब यहाँ जो है इसको रेखा चित्र के द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है उत्पादन संभावना वक्र को। आप देख सकते हैं यहाँ क्या क्या विकल्प बन रहा है हमारे सामने। यहाँ बुरा उत्पादन संभावना वक्र रेखीय प्रदर्शन, उत्पादन संभावना वक्र निहित मान्यताओं और विशेषताओं के आधार पर इस वक्र को रेखीय प्रदर्शन किया जा सकता है। दिए गए साधनों का उपयोग करते हुए अर्थव्यवस्था दो वस्तुओं के अनेक संयोग दर्शाने वाले उत्पादन विकल्पों को प्राप्त करने में सफल हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि दो वस्तु, जब भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात होगी यहाँ पर ध्यान देना है कि दो वस्तुओं के संयोग को बताता है। दूसरी विशेषता क्या बताएं, ऊपर से नीचे की ओर जो है झुका हुआ होता है, ऋणात्मक होता है। ये जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की विशेषता है। अब यहाँ देखेंगे कि गेहूं और मशीन यानी पूंजीगत वस्तु का उत्पादन किया जाए तो यहाँ पर दिखा रहे, देखिए OX जो रेखा है विथ लाख टन में, यानी गेहूं जो है लाख टन में उत्पादन हो रहा है, X रेखा जो प्रदर्शित कर रहा है, और Y जो लाइन है, Y लाइन जो है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, मशीन 1000 यूनिट्स में, यानी जो है मशीन का उत्पादन जो है 1000 में किया जा रहा है। ठीक है, अब इसको पहला विकल्प क्या बनता है, पहला विकल्प जो बनता है
यह हो सकता है कि संपूर्ण साधनों का प्रयोग केवल गेहूं के उत्पादन में किया गया। ऐसी अवस्था में मशीन पूंजीगत वस्तु का उत्पादन बिल्कुल नहीं होता। जिसे मान लिया जाए, कह रहा है कि सारा जो है पूंजी किसमें लगा दिया जाए, इसमें लगा दिया जाए, गेहूं में लगा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है मशीन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। अगर पहला बोल रहा है कि पहला विकल्प के हिसाब से कि अगर हम गेहूं को 4 यूनिट उत्पादन करते हैं तो हमें क्या करना पड़ रहा है, मशीन जीरो उत्पादन करना पड़ रहा है। ये पहला विकल्प है। दूसरा में कहता है, दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि समस्त प्रयोग केवल मशीन के लिए किया जाए, यानी समस्त साधन जो है, हम जितना हमारे पास कैपिटल है उसको हम क्या करें, सारा मशीन में लगा दें, यानी 50,000 यूनिट जो है हम मशीन उत्पादन करें। दूसरा विकल्प कहता है कि हम सारा जो है मशीन में लगा दें, तो ऐसी हालात में क्या होगा, गेहूं जीरो हो जाएगा, है ना। और तब गेहूं का उत्पादन बिल्कुल नहीं होता है, गेहूं का उत्पादन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तीसरा विकल्प यह है कि अर्थव्यवस्था में कुछ साधन का उपयोग गेहूं के उत्पादन में और शेष साधनों का प्रयोग जो है मशीन में करें। जैसे मान लिया जाए हम ए बिंदु और ई बिंदु के बारे में जिक्र कर चुके हैं, ए बिंदु और ई बिंदु के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। अब बोलता है कि तीसरा विकल्प क्या है कि अर्थव्यवस्था के कुछ साधन उपयोग गेहूं में कुछ साधन, जैसे मान लीजिए हम बी विकल्प की बात करते हैं, बी बिंदु की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है हमको 45,000 यूनिट जो है मशीन और 1 लाख टन जो है हम गेहूं उत्पादन कर रहे हैं। किस विकल्प में, बी में कर रहे हैं। अब यहाँ तीसरा विकल्प के ही हिसाब से अगर हम सी पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम 35,000 यूनिट जो है मशीन उत्पादन कर रहे होते हैं और यहाँ पर 2 लाख टन जो है गेहूं उत्पादन कर रहे होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, देखिए 45 से 35 आ गया, उसके मतलब है कि 10,000 मशीन जो है, 10,000 यूनिट मशीन जो है हमको त्यागना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, त्यागना पड़ रहा है। इसी को कहा जाता है MOC कहा जाता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है। यही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है कि एक समय अवधि में अपने साधन को हम किस प्रकार जो है उपयोग करें जिसे कुशलतम उत्पादन हो सके। अब आगे हम लोग देखेंगे कि उत्पादन संभावना जो है वक्र का एक सारणी है, टेबल है, शेड्यूल है। यहाँ कहता है कि जैसा कि यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ शेड्यूल के हिसाब से 50 यहाँ जो है 50, 45, 35, 20, 0 और उसी के हिसाब से जो है ये शेड्यूल जो है डायग्राम जो है बनाया हुआ है। यहाँ जो 5-5 के अंतराल में जो है दिया गया 5, 10, 15, 20, 25, है ना, और 30, 35, 40, 45, 50 इस तरह जो है वाई रेखा को, यानी इसको कहते हैं हम लोग वाई एक्सिस को, और एक्स एक्सिस में क्या दिखाया गया है, गेहूं को दिखाया गया। शेड्यूल के हिसाब से हम लोग समझेंगे। अब यहाँ जो ए विकल्प क्या कहता है, ए विकल्प कहता है कि अगर हम गेहूं जीरो उत्पादन करते हैं तो उस वक्त जो है हमारा मशीन कितना उत्पादन हो रहा है, 50,000 यूनिट उत्पादन हो रहा है। ए विकल्प बताता है। तो ए विकल्प में आकर के हम लोग देखते हैं कि ए विकल्प क्या बताता है। ए में क्या बता रहा है कि जब हम मशीन में जो है साधन या मशीन का उत्पादन हम 50,000 यूनिट कर रहे होते हैं, उस वक्त जो है मेरा गेहूं जो है जीरो हो जा रहा है, ये विकल्प में। अब दूसरा विकल्प हम लोग जाके देखते हैं। दूसरा विकल्प कहता है कि बी ऑप्शन में आप लेके चलिए, जहां गेहूं का 1 लाख टन उत्पादन हम कर रहे हैं, वहीं पर जो है हम मशीन जो है 45,000 यूनिट उत्पादन कर रहे होते हैं। दूसरा विकल्प कहता है बी में कि जब हम मशीन का 45,000 जो है 45,000 यूनिट जो है उत्पादन, 45,000 इकाई जो है मशीन का उत्पादन कर रहे होते हैं, उस वक्त जो है गेहूं का उत्पादन जो है 1 लाख टन होता है। अब उसी तरह सी विकल्प क्या कहता है कि जब हम जो है मशीन का 35,000 इकाई जब उत्पादन कर रहे होते हैं, उस वक्त जो है गेहूं जो है 2 लाख टन उत्पादन कर रहे होते हैं। डी विकल्प कहता है कि जब मशीन 20,000 इकाई उत्पादन कर किया जा रहा होता है, उस वक्त जो है गेहूं जो है 3 लाख टन उत्पादन किया जाता है। ये कौन बता रहा है, तो ये हमें जो है देखिए यहाँ पर डी क्या बताता है, जब 3 लाख टन जो है गेहूं उत्पादन होता है, उस वक्त जो है मशीन जो है 20,000 इकाई उत्पादन किया जाता है। ई क्या बता रहा है कि जब हम गेहूं के 4 लाख टन इकाई उत्पादन करते हैं, उस वक्त मशीन का उत्पादन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये कौन बता रहा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए यहाँ पर ई में क्या है, ई में जब हम 4 लाख टन गेहूं का उत्पादन करते हैं, उस वक्त जो है मशीन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये है मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शेड्यूल। यही पूरा यहाँ जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि यदि ए विकल्प का उत्पादन किया जाएगा तो केवल 50 इकाई मशीन का उत्पादन होगा, परंतु गेहूं का उत्पादन जो है शून्य होगा। ये जो है बताता है यहाँ पर जब मशीन का उत्पादन जो है
50,000 यूनिट होता है उस वक्त जो है गेहूं कितना होगा, तो 0 होगा। जैसा कि हमने एक एक करके बताया, वही चीज ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, पूरा यहाँ जो है लिखा हुआ है, यही चीज लिखा हुआ है जो हम एक्सप्लेन करके आपको बता रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इन सभी बिंदुओं को मिला देने से हमें ए वक्र प्राप्त होता है। अब ए कहाँ हो रहा है, अगर हम सभी विकल्प को क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे हम दे रहे हैं, ऐसे मिला, तो मिला देने से क्या बन जा रहा है, मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन जाता है। वही चीज यहाँ पर कहता है कि उत्पादन संभावना वक्र, इन सभी बिंदुओं को मिला देने से हमें ए वक्र प्राप्त होता है, जिसे उत्पादन संभावना वक्र या रूपांतरण वक्र कहा जाता है। चित्र बिंदु एफ अपर्याप्त विकल्प। अब यहाँ पर हम लोग कुछ और समझ लेते हैं। जिसे मान लिया जाए, कहता है पॉल सैमुअल्सन का विचार है कि इस लाइन के ऊपर अगर कोई अर्थव्यवस्था अपने साधनों का प्रयोग करके उत्पादन करता है तो इसको बोला जाएगा, इसको जो बोला जाएगा इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कहा जाएगा, यानी साधनों का कुशलतम प्रयोग कहा जाएगा। ये किसका कहना है, पॉल सैमुअल्सन का, ठीक है ना, क्योंकि वही विचार दिया है कि इस लाइन में कोई भी अर्थव्यवस्था या परिवार अपने उपलब्ध साधनों का प्रयोग करता है तो इसे इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कहा जाएगा, बोल रहा है कि संसाधनों का कुशलतम प्रयोग माना जाएगा। लेकिन दूसरा पॉइंट कहता है कि यदि इस लाइन के अंदर, इस पीपीसी लाइन के जो है अंदर, इस बिंदु का जी बिंदु में अगर कोई उत्पादन करता है तो वो अन या इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कहा जाएगा, यानी संसाधनों का अकुशल प्रयोग करता है, यानी अपने उपलब्ध साधनों का सही प्रयोग नहीं करता है। अगर इस पीपीसी रेखा के अंदर अगर कोई अपने साधनों का उपयोग करता है तो इसको इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कहा जाएगा, अकुशल उपयोग माना जाएगा। अब यहाँ तीसरा एक कहता है कि अगर इस पीपीसी रेखा के बाहर यानी एफ बिंदु पर उत्पादन किया जाए तो अनअटेनेबल ऑप्शन ऑफ आउटपुट, मान लिया जाए, कहावत है ना कि जितनी लंबी चादर हो उतना ही जो है पैर फैलाना चाहिए। आपके पास उतना उपलब्ध संसाधन है ही नहीं, तो आप यहाँ एफ बिंदु पर उत्पादन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए कह रहा है अनअटेनेबल ऑप्शन ऑफ आउटपुट। आपके पास जितना साधन है या जितना इनकम है उसी के आधार पर जो है आपको प्रोडक्शन करना है। तो देखिए यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। उत्पादन के मुख्य रूप से दो साधन होते हैं, है ना, तो ये जो है ये साधनों को इस तरह प्रयोग करें, कहाँ, इस लाइन में, इस लाइन पर करेंगे तो आपको कहा जाएगा इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अगर इस लाइन के अंदर करेंगे तो इसको बोला जाएगा इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अगर इस लाइन के बाहर करेंगे तो अनअटेनेबल है, आप उसको अटेंड ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर पीपीसी वक्र कब एक सरल रेखा की आकृति लेता है। देखिए सरल रेखा तो बन ही नहीं सकता है, सरल रेखा जो है नहीं बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि सीमांत ऐसे हो सकता है क्या, पीपीसी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसलिए नहीं हो सकता है सरल रेखा, आपको मैं बताता हूँ कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि ये मान लीजिए आपका एक्स वस्तु है और इधर मान लेते हैं वाई वस्तु है, ठीक है ना, दो वस्तु के संयोग को बताता है पीपीसी। तो इधर जो है आपका एक्स एक्सिस हो गया और इधर जो हो गया आपका वाई एक्सिस हो गया। अब मान लिया जाए कि हमको एक्स वस्तु को उत्पादन नहीं करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ जो है वाई वस्तु का उत्पादन हमको करना है और एक्स का नहीं करना है। तो यहाँ पर जो है ये डिमांड रेखा होता है, सरल रेखा जो है वो डिमांड रेखा कहलाता है। डिमांड रेखा जो है कभी ना एक्स एक्सिस को ना वाई एक्सिस को टच करता है, तो टच नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं जो है पीपीसी रेखा सरल रेखा नहीं माना जा सकता है, होगा ही नहीं। अब ये बोला सीमांत अवसर लागत अथवा सीमांत रूपांतर दर स्थिर हो जाने की दशा में उत्पादन संभावना वक्र एक सरल रेखा के रूप में होता है। सीमांत रूपांतर दर स्थिर होने की दशा में वस्तु वाई के उत्पादन की हानि और एक्स वस्तु के उत्पादन का लाभ का अनुपात स्थिर रहता है, जबकि कुछ साधन या संसाधन उत्पादन वाई से वस्तु एक्स के उत्पादन का स्थानांतरित किया जाता है। ऐसा रेयर केस में होता है, ठीक है ना। तो पीपीसी एक सरल रेखा की आकृति कब लेता है आप देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव और घुमाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है शिफ्ट करता है या रोटेशन करता है, ठीक है। अब बोले उत्पादन संभावना वक्र पीपी भी स्थिर नहीं रहता है, बोले कि स्थिर नहीं रहता है, इसीलिए तो बोले कि पहला जो ये ऑप्शन हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, ये चीज जो पढ़ के आ रहे हैं, ये कहता है कि यहाँ पर स्थिर की बात कर रहे हैं, वही चीज यहाँ जो बता रहा है उत्पादन संभावना वक्र कभी स्थिर नहीं रहता, दोनों बतिया बोल रहा है। तो सरल रेखा होने की कोई चांस
नहीं बनता है, ठीक है ना। इसकी स्थिति बदलती रहती है क्योंकि इस वक्र की मान्यताएं बदलती रहती हैं। साधनों की मात्रा का परिवर्तन एवं तकनीकी परिवर्तन दोनों घटकों के कारण जो उत्पादन संभावना वक्र में खिसका और घुमाव उत्पन्न होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव कैसे होता है। इसका दो कारण है। पहला तो संसाधनों में परिवर्तन। अब परिवर्तन, साधनों में परिवर्तन भी दो प्रकार का होगा, कभी बढ़ भी सकता है, कभी घट भी सकता है, ठीक है ना। चलिए इसका हम लोग पूरा विश्लेषण कर लेते हैं। अब यहाँ साधनों में परिवर्तन देखिए क्या कहता है, साधनों में वृद्धि। पहला ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, साधनों में वृद्धि। मान लिया जाए साधनों में वृद्धि के कारण दोनों वस्तु x तथा y, देखिए यहाँ पर ये x हो गया और ये आपका y हो गया, अधिक करना संभव हो पाता है और परिणाम स्वरूप उत्पादन संभावना वक्र अपनी मूल स्थिर स्थिति से दाईं की ओर खिसक जाता है। पहले से जो है पीपी रहता है, अब क्या है कि मेरे पास जो है साधन में वृद्धि हो जाता है, मेरे जो है रिसोर्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो बढ़ जाता है तो मेरा जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, देखिए एरो का सिंबल दिया हुआ है, ऊपर की ओर आ जाता है, ठीक है, बाएं से दाएं की ओर खिसक जाता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे साधनों में वृद्धि, ठीक है ना। और यहाँ पर पीपीसी किधर शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ भी है एट गिवन रिसोर्स, पहले से दिया हुआ रिसोर्स जो है ये मेरा पीपी है, और एट इंक्रीज रिसोर्स, जब मेरा साधन में बढ़ोतरी हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरी स्थिति में क्या है, दूसरी स्थिति में कहता है कि साधनों में कमी होता है। पहले से साधन मेरा पीपी रहता है, ये पीपी रहता है, बोला 8 गिवन रिसोर्स पहले से दिया हुआ संसाधन मेरे पास ये है। अब क्या है कि संसाधन में कमी किस वजह से हो जाता है, या तो हम अपने साधन को सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, ठीक है ना। तो उस स्थिति में जो है मेरे पास संसाधन कम हो जाता है, तब क्या होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दाईं से बाईं की ओर शिफ्ट करता है, देख रहे हैं ना, यानी राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। कब, किस स्थिति में राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करता है या डिक्रीज कर जाता है, तो संसाधनों की जब कमी होती है। थोड़े संसाधनों में कमी के कारण जो है दोनों वस्तुओं एक तथा वाई उत्पादन में कमी आ जाती है और परिणाम स्वरूप उत्पादन संभावना वक्र जो है अपनी मूल स्थिति से बाएं की ओर जो है खिसक जाता है, ठीक है। और पीपी वक्र, मूल वक्र संसाधनों की कमी के मूल वक्र पीपी अपनी बाईं ओर खिसक कर नए उत्पादन संभावना वक्र P1 बना लेता है। पहले से रहता है पीपी, अब जो है जब शिफ्ट कर जाता है राइट टू लेफ्ट, तब जो है इसका जो है P1 और P1 बन जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे तकनीकी में परिवर्तन। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन था मेरा, जब तकनीकी में परिवर्तन होगा तो किस प्रकार जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है रिमूव होगा, या फिर कहिए कि रोटेट होगा, है ना, घूमेगा। तो पहला बोलता है कि जब हम वस्तु X के लिए अधिक कुशल तकनीक का प्रयोग करते हैं तब क्या होगा। तब यहाँ देखिए बोल रहा है कि X वस्तु के उत्पादन के लिए कुशल तकनीक का हम प्रयोग करते हैं तब क्या होता है। देखिए यहाँ पर P और P, ये जो P और P है पहले से दिया हुआ संसाधन है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि X वस्तु का हम कुशल प्रयोग करना चाह रहे हैं। बोल रहा है X वस्तु के उत्पादन के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग हम जब करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है पीपीसी जो है लेफ्ट टू राइट जो है शिफ्ट हो जाता है। यहाँ लिखा हुआ भी है एट मोर इफिशियंट टेक्निक फॉर एक्स वस्तु के लिए जो है कुशल तकनीकी का प्रयोग जब हम करते हैं तो लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो जाता है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरा में वाई यानी वस्तु वाई के लिए अधिक कुशल तकनीक। तो यहाँ बोल रहा है कि इसमें देखिए बोल रहा है कि वस्तु वाई के उत्पादन के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग। इसमें क्या होता है कि पहले से दिया हुआ संसाधन आपके पास ये है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि वाई को टेक्निक द्वारा जो है, इसको बोलते हैं हम लोग, देखिए उत्पादन के दो तकनीक होते हैं, एक लेबर इंटेंसिव और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव हम किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो वाई वस्तु के लिए जब कर रहे होते हैं, है ना, कुशल इसका प्रयोग कर रहे होते हैं, कुशल तकनीक का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो इसका जो है पीपीसी क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए पी से P2 हो जा रहा है, ठीक है ना, पी से P2, पीपी से लेकर पहले था पी, अब जब हम वाई के कुशल तकनीक प्रयोग कर रहे होते हैं तब हो जाता है P2, ठीक है ना। तो इस तरह जो है जब हम कुशल तकनीक का प्रयोग करते हैं तो कैसे जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है बाएं से दाएं की ओर देखिए यहाँ पर जो है शिफ्ट होता है या रोटेट होता है, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा में यहाँ कहता है कि दोनों वस्तुओं X तथा Y के लिए अधिक कुशल तकनीक, दोनों वस्तु का उत्पादन हमको बढ़ाना है, दोनों के लिए हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के द्वारा जो है हम उत्पादन करना चाहते हैं, तब क्या स्थिति बनती है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों वस्तु X और Y के उत्पादन के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग। अब इसमें है कि दोनों वस्तुओं के उत्पादन के लिए जो है कुशल तकनीक का अर्थ है कि दोनों ही वस्तु X और Y का अधिक उत्पादन संभव है, यानी दोनों वस्तु का उत्पादन अधिक संभव है। कब, जब दोनों के लिए हम तकनीक कुशल तकनीक का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ बोला कि तदनुसार
उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसकेगा। देखिए यहाँ पर पहले से क्या है, पीपी देखा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये है, पहले से यहाँ लिखा हुआ भी है, एट गिवन टेक्निक पहले से दिया हुआ टेक्निक। लेकिन क्या कर रहे हैं कि हम दोनों के लिए टेक्निक एकदम कुशल प्रयोग करना चाह रहे हैं, तब क्या होगा, वो लेफ्ट टू राइट की ओर जो है मूव कर जाता है। ठीक है, पी से क्या हो जा रहा है, पीपी से P1 जो है शिफ्ट कर जा रहा है। ठीक है, जब दोनों वस्तु के उत्पादन के लिए जो है कुशल तकनीक का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों वस्तुओं के उत्पादन के लिए कुशल तकनीक का अर्थ है कि दोनों ही वस्तु एक्स वाई के अधिक उत्पादन संभव है, तदनुसार उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसकेगा। अब यहाँ पर चित्र 6 में देख सकते हैं, जैसा कि हमने बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा जो है सेंट्रल प्रॉब्लम को समाधान किया जाता है। उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा जो है पॉल सैमुअल्सन ने केंद्रीय समस्या का समाधान करने की कोशिश किया है। और यहाँ पर आप देखिए, उत्पादन संभावना वक्र द्वारा अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का जो है स्पष्ट किया जा सकता है। बोला कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। देखिए हम लोग पढ़ के आए ना सेंट्रल प्रॉब्लम, तो सेंट्रल प्रॉब्लम 3 है, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो हम लोग पहला प्रॉब्लम को देखते हैं, किन वस्तुओं को या क्या उत्पादन किया जाए। यहाँ चलिए बच्चों, यहाँ पर जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, यानी किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए। यदि सारे साधन गेहूं के उत्पादन पर खर्च कर दिया जाए, जैसा कि डी बिंदु से ज्ञात होता है, तो गेहूं का उत्पादन 6 टन किया जा सकेगा। इसके विपरीत जो है यदि सारे कपड़े के उत्पादन पर खर्च कर दिए जाए तो ये 50,000 टन 50,000 इकाइयाँ जो है उत्पादन किया जा सकता है, का उत्पादन किया जा सकेगा। ठीक है ना। उत्पादन संभावना वक्र एडी, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है एडी जो है ये क्या है, आपका उत्पादन संभावना वक्र है। पर गेहूं तथा मशीन के वे सभी संभव संयोग आते हैं जिनका उस समय जो उत्पादन किया जाता है जब साधनों की पूरी तरह से कुशलतम उपयोग और साधनों का पूर्ण उपयोग किया जाए, तो है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर साधनों का कुशलतम प्रयोग अगर किया जाए तो एक समय अवधि में मशीन का उत्पादन जो है 50,000 यूनिट किया जा सकता है और गेहूं का उत्पादन जो है 6 लाख टन किया जा सकता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि पूरी तरह से कुशलतम उपयोग किया जा रहा है। अन्य शब्दों में यदि सभी साधनों का पूर्ण उपयोग किया जाए तो गेहूं तथा मशीन का उत्पादन संभावना वक्र पर ही होगा। देखिए यहाँ पर जो है आपको बता रही है क्या है, आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ठीक है ना। अगर आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पर ही अगर आप उत्पादन करेंगे, चाहे गेहूं हो चाहे मशीन हो, तभी जो जाकर के जो है वस्तुओं का पूर्ण उपयोग होगा। ठीक है, और किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का समाधान हो पाएगा। अब इस रेखा के किसी भी बिंदु जैसे बी सी है ना, बी सी ए बी सी है ना, ए बी सी बी संयोग मशीन 45, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं बी संयोग 45 को बताता है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि जब ए का उत्पादन करेगा, ए बिंदु पर अगर उत्पादन करता है तो उस वक्त जो है मशीन का उत्पादन कितना हो रहा है, 50,000 यूनिट, और उस वक्त जो है गेहूं 0 हो जाता है। और जब गेहूं को जो है 6 लाख टन उत्पादन किया जाता है तो उस वक्त जो है मशीन 0 हो जाता है, उत्पादन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब यहाँ डायरेक्ट इसमें आते हैं हम लोग। इसका अभिप्राय यह है कि गेहूं के अधिक उत्पादन करने के लिए हमें मशीन का उत्पादन का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि उत्पादन के साधन सीमित होते हैं। यानी किसी एक का उत्पादन अगर आप करना चाह रहे हैं तो दूसरा को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। और अगर हमको मशीन अगर उत्पादन करना है तो हमको गेहूं को त्यागना पड़ेगा। बोला कि मशीन परिणाम स्वरूप उत्पादन के साधनों को विभिन्न प्रयोगों में बंटवारे की समस्या उत्पन्न होती है, यानी चयन की समस्या उत्पन्न होती है कि हम किस अपना साधन जो है किस उत्पादन में लगाएं और कितनी मात्रा में लगाएं। दूसरा में यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उत्पादन जो है कैसे करना है। तो उत्पादन के मैं 2 तकनीक बताता हूँ। उत्पादन के जो होते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है ना, जो पॉल सैमुअल्सन ने बताया है। पॉल सैमुअल्सन का कहना है कि अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक से उत्पादन करते हैं तो उसमें क्या होगा कि समय अधिक लगेगी, पूंजी अधिक लगेगी और काम सेम होगा, यानी समान काम होगा। ठीक है। अब इसमें क्या है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में उन्होंने क्या जिक्र किया है कि समय कम लगेगा, समय लगेगा लेकिन समय कम लगेगा। ठीक है। उसके बाद जो है पूंजी भी कम लगेगी और जो है समान काम होगा, है ना। और कम समय में अधिक काम किसके द्वारा होगा, तो कैपिटल इंटेंसिव के टेक्निक के द्वारा होगा। ठीक है। उत्पादन कैसे किया जाना चाहिए, तो
कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा पक्ष इन्होंने ये भी कहा है कि यदि देश के अंदर जनसंख्या अधिक है तो उसको रोजगार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। यदि हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का उपयोग करते हैं तो उस अर्थव्यवस्था में जो है बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन विकास तेजी गति से होगी। दूसरा पक्ष इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपको तेजी गति से विकास करना है तो फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक को त्यागना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की दूसरी केंद्रीय समस्या यह है कि उत्पादन कैसी करनी है। इस समस्या का संबंध उत्पादन के तकनीक के चुनाव से है। तो तकनीक कैसा, अभी हमने कहा कि एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक और जो है एक है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्निक का चयन करना है कि आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक के द्वारा करेंगे कि कैपिटल। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव के द्वारा कर रहे हैं तो इस लाइन पर करेंगे आप। ठीक है, अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यानी पूंजी प्रधान तकनीक मशीन से कोई चीज उत्पादन करते हैं तो इस लाइन पर करेंगे, पीपीसी लाइन पर। लेकिन लेबर इंटेंसिव द्वारा करेंगे तो आपको जो है अंडर यूटिलाइजेशन होगा, यानी आप साधनों का कुशलतम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कैपिटल इंटेंसिव करेंगे तो इस लाइन पर करेंगे। यहाँ पर कहा भी रहा है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, आप अपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यही पॉल समुल्सन ने जो है उत्पादन कैसे करना है और किनके द्वारा करना है ये सारी चीजें इसमें बताया है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे सी में कि साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे करना है। ठीक है ना, बड़े साधनों का पूर्ण उपयोग की समस्या को चित्र 9 में दिया हुआ है। संसाधनों का पूर्ण उपयोग, अभी मैंने कहा कि ये जो लाइन वाला है ना कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को बताता है और ये जो बताता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक को। तो यहाँ अगर आप साधनों का पूर्ण उपयोग करना चाहेंगे तो कौन सा टेक्निक को यूज करेंगे, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को आप यूज करेंगे, है ना, और इसको नहीं करेंगे। अभी मान लिया जाए कि तालाब ही कोड़वाना है तो तालाब कोड़वाना है, लेबर से आप कोड़वाइएगा कि मशीन से कोड़वाइएगा, कौन सा काम इफिशियंट होगा, किसके द्वारा इफिशियंट काम होगा, कम समय में कौन कर पाएगा, तो मशीन द्वारा होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है साधनों का पूर्ण उपयोग किसके द्वारा होगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के द्वारा होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग आते हैं डी ऑप्शन पर। यहाँ बोल रहा है कि साधनों का विकास कैसे होगा। ठीक है ना, बोल रहा है कि साधनों का विकास तभी संभव होता है जब समाज उपलब्ध साधनों में वृद्धि कर सके, है ना, यानी अपनी जो है उत्पादकता में वृद्धि कर सके। तो अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे वृद्धि करेंगे, तो एक ह्यूमन को, एक व्यक्ति को कैसे हम जो है विकास कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक साधन है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्वास्थ्य पर, इसकी शिक्षा पर और इसके जो है प्रशिक्षण पर। यदि अगर हम ध्यान देते हैं तो क्या होगा, या जो है डेवलप कर जाएगा, ये व्यक्ति जो है क्या हो जाएगा, ये व्यक्ति जो है क्या हो जाएगा, तो डेवलप कर जाएगा। ठीक है, तो साधनों का विकास कैसे करें, तो यहाँ बोला है समाज में उपलब्ध साधनों की वृद्धि कर सके या उत्पादकता में वृद्धि हो। इसके परिणाम स्वरूप या इसके फलस्वरूप चित्र 10 देखिए यहाँ पर ये इसमें दिखाया गया है के अनुसार उत्पादन संभावना वक्र एडी दाई और खिसक करके पीपी हो जाएगा। जैसे पहले से क्या है कि एडी, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं अपने संसाधनों में थोड़ा सा या अपने साधनों का क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। तो मेरा उत्पादन संभावना वक्र जो है बाएं यानी बाएं से दाएं की ओर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कहता है। तो हमको साधनों का विकास करना होगा, यानी टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ उत्पादन संभावना वक्र दाईं और खिसक कर साधनों में होने वाली वृद्धि को प्रकट करती है। कब, जब आप संसाधनों को विकास करेंगे। ठीक है, और उत्पादन का मुख्य साधन क्या है, लेबर कौन होता है, ह्यूमन, व्यक्ति। और व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले विकास करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा, इनका एजुकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा और इसके जो है ट्रेनिंग पर ध्यान देना पड़ेगा, प्रशिक्षण पर ध्यान देना पड़ेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कि एक रेखा चित्र में विभिन्न केंद्रीय समस्याओं का निरूपण। ठीक है, वही चीज बता रहा है कि कहाँ पर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जब अपने साधनों को क्या करेंगे, विकास करेंगे। ठीक है, तभी क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आपका होगा। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो है बीपीएससी में पूछा हुआ था, बिहार वाला एग्जाम में जो है पूछा हुआ था, इसलिए जो है हम इस बुक में लिखे हुए हैं कि बीबीआई है ना, बीपीएससी। ठीक है, वो भी कहाँ 2024 में जो बीपीएससी एग्जाम दिया था स्टेट का। ठीक है, उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अवसर लागत क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अवसर लागत की धारणा इस तथ्य पर आधारित है कि उत्पत्ति के साधन सीमित किंतु अनेक प्रयोग वाले होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, साधन हमारे पास सीमित है लेकिन उसका प्रयोग जो है अनेक है, विकल्प उसका ज्यादा है। ठीक है ना, जैसे भी हम लोग भूमि की बात करते हैं, भूमि एक मेरा
साधन है वो सीमित है। इसका विकल्प क्या है, गेहूं लगाइए, धान लगाइए, गन्ना लगाइए, मकान बनाइए, भवन बनाइए, जो भी बनाना है, ठीक है ना। इसके विकल्प क्या है, अनेक है, अनेक प्रयोग हम कर सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक साधन सीमित है इसलिए उनको जो है सभी प्रयोग को पूर्ण रूप से प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। साधन हमारे पास क्या है, सीमित है, इसलिए सभी आवश्यकताओं में उसका पूर्ण प्रयुक्त हम नहीं कर सकते हैं। यानी गेहूं भी लगा सकते हैं, गन्ना भी लगा सकते हैं, धान भी लगा सकते हैं, भवन बना सकते हैं एक ही भूमि में, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। और कि समाज की दृष्टि से किसी साधन को एक उद्देश्य के लिए प्रयोग करने का अर्थ है कि उसको अन्य उद्देश्यों में प्रयोग में लेने के अवसर त्याग करना पड़ेगा। यानी जैसे कहने का मतलब है कि भूमि हम अभी जिक्र किए भूमि का, तो अगर मान लिया जाए कि वहां पर हमको भवन बनाना है, भवन का निर्माण करना है, तो आप कृषि के बारे में सपना छोड़ दीजिए, कृषि वहां नहीं होगी, क्योंकि आप वहां का कर चुके हैं, भवन निर्माण करने के लिए चयन कर चुके हैं। आपको किसका त्याग करना पड़ रहा है, कृषि को, है ना। इसलिए बोल रहा है कि अन्य उद्देश्य में प्रयोग लेने के अवसर को क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। किसी एक वस्तु के उत्पादन के अवसर, लागत, वस्तु की वे मात्राएं जिनका हमें त्याग करना पड़ रहा है, अतः वह लागत जो किसी साधन को उसके वर्तमान कार्य में लगे रहने के लिए प्रेरित करती है, अवसर लागत कहलाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस शेड्यूल से आप समझ सकते हैं कि साधन जो है एक निश्चित मात्रा में, ठीक है ना, उसका विकल्प दो है। ठीक है, या तो आप गेहूं, मान लीजिए मेरा ये प्लॉट है ना, सीमित है, ये एक साधन है मेरा। अब इसमें क्या है कि गेहूं उत्पादन करें कि मशीन उत्पादन करें, इस प्लॉट के अंदर हम क्या करें, या तो गेहूं लगा सकते हैं या फिर हम मशीन को उत्पादन कर सकते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि गेहूं मूल्य 5 लाख, इसका जो है 5 लाख है, गेहूं के उत्पादन का चयन करता है। ये क्या करता है, गेहूं इसमें जो है उत्पादन करने के लिए वो चयन करता है। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना पड़ता है, अथवा क्या बोल रहा है कि मशीन जो 4 लाख का है, ठीक है, मशीन का उत्पादन को त्यागना पड़ रहा है, उसको क्या करना पड़ रहा है, मशीन के उत्पादन को त्यागना पड़ रहा है। तो बोल रहा है 5 लाख मूल्य गेहूं की अवसर लागत क्या होगा, 4 लाख की मशीन। क्यों, क्योंकि 4 लाख की मशीन को हम क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं, किसके लिए, 5 लाख गेहूं के मूल्य के लिए। तो अवसर लागत क्या कहलाएगा, 4 लाख की मशीन जो है अवसर लागत कहलाएगा। अब यहाँ जो है इसे समझते हैं, अवसर लागत की वक्र के द्वारा हम समझते हैं कैसे होता है। जैसे मान लिया जाए कि आप ए को मानते हैं कि एक्स वस्तु 0 ले रहे हैं और वाई वस्तु जो है हम 15 उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो है शेड्यूल भी दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कि जब जो है ए में लेते हैं, ये जो है आपका ए है, तो ए में क्या है कि जब हम एक्स को 0 ले रहे हैं, ए के लिए क्या सेट बन रहा है, ए के लिए सेट जो बन रहा है, गेहूं 0 हो रहा है और उस वक्त जो है वाई कॉमोडिटी 15 हो रहा है। ठीक है, जैसा कि दिया हुआ है। उसके बाद बी में क्या बन रहा है, बी में जो बन रहा है, बी के लिए सेट जो बन रहा है वो 1 और 14 बन रहा है ना। वाई के लिए ये जो है एक्स को रेफर करेगा और ये जो है वाई को रेफर करेगा। ठीक है, इस शेड्यूल के द्वारा। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए का सेट क्या बन रहा है, 0 और 15, बी के लिए सेट क्या बन रहा है, 1 और 14, सी के लिए सेट क्या बन रहा है, 2 और 12। तो कहने का मतलब है कि एक वस्तु के उत्पादन को अगर हम बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं वाई के वस्तु के उत्पादन को हमको घटाना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पहले 15 हो रहा था, अब 14 हो रहा था, एक कम हो गया। तो ये जो एक है ना, यही जो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फिर क्या है कि 15 से 14 हो गया, अब 14 से 12 हो रहा है। देखिए यहाँ पर 14 से 12, 14 में से 12 को घटाएंगे तो 2, तो 2 इकाई क्या कहलाएगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा, सीमांत अवसर लागत कहलाएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम जो है एक्स की वस्तु के उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं, वाई वस्तु के उत्पादन में हम कमी करते आ रहे हैं। अब क्या है कि सीधा पहले 12 अब 9 कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3। ठीक है, तो ये शेड्यूल जो है वही बताता है, ए बी सेट बना हुआ है। जैसे यहाँ बी का सेट यहाँ दिखाई, बी का सेट क्या होगा, 1 और 14 होगा, 1 और 14 होगा। फिर सी के लिए सेट क्या होगा, सी के लिए जो होगा वो 2 और 12 होगा। देखिए यहाँ 14 से 12 आ गया, तो कहीं ना कहीं 2 कम हो रहा है, तो 2 आपका जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो है सीमांत अवसर लागत और रूपांतर रेखा की दर आगे हम लोग देखेंगे, इसको शेड्यूल से ही समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो है आपका वाई वस्तु को दिखा रहा है और ये जो है एक्स वस्तु को दिखा रहा है। ये आपका हो गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब क्या है कि पहले से जो है ओ वाई उत्पादन कर रहा होता है, पहले से जो है वाई वस्तु का ओ वाई उत्पादन कर रहा होता है, उस वक्त जो है एक्स वस्तु यानी जो है यहाँ पर एक्स ओ एक्स उत्पादन कर रहा होता है, ओ एक्स, ये पहला सिचुएशन में आरंभिक में। अब क्या करता है कि एक्स वस्तु के उत्पादन में वृद्धि कर रहा है, यानी एक्स वस्तु को उत्पादन में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया है कि पहले जो ओ वाई था
अब यही जो है चेंज होकर के जो है OY1 हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है OX1 हो रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे और ऐसे हो रहा है। तो एक्स वस्तु को बढ़ाने के लिए, यानी एक्स वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए वाई वस्तु को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, त्याग कर रहा है। किसके लिए, तो एक्स वस्तु को गेन करने के लिए, वृद्धि करने के लिए। इसीलिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ए बी है, यहाँ पर ए बी है, इसको क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो त्याग वाले के ऊपर लिखना है, यानी न्यूमरेटर में लिखना है। फिर क्या है कि जो आप गेन कर रहे हैं, बीसी को गेन कर रहे हैं, तो बीसी क्या होगा, डिनोमिनेटर में होगा। तो न्यूमरेटर जो है वो त्याग को दिखाता है, सेक्रीफाइस को दिखाता है, और डिनोमिनेटर जो है वो गेन को दिखाता है कि आप जो वृद्धि कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी को जो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहता है, या उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में, ठीक है। अब आगे देखिए, यह चैप्टर हो जाता है समाप्त, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है, मैंने बताया कि उत्पादन संभावना वक्र का जो है और या अवसर लागत क्या है, तो उत्पादन की हानि जो होती है, जो ए बी हम क्या कर रहे होते हैं, माइनस कर रहे होते हैं, लॉस कर रहे होते हैं। और बीसी को क्या बताता है, जो कि हम यहाँ पर गेन कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, गेन कर रहे होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ गेन कर रहे हैं, ठीक है।